घी डाल के पीने से चश्मे का आप चाहे दूध में घी डाल के पी लो, चाहे घी डायरेक्टली आंख में डाल लो, आपका चश्मे का नंबर नहीं उतरेगा। मदर्स क्या कर सकती है अपने बच्चों के लिए जिनको चश्मा लगा हुआ है कि रिड्यूस हो जाए नंबर? खुद आप सारा दिन स्क्रीन के सामने लगे रहोगे तो आप बच्चों को तो देना ही पड़ेगा। जो अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी है वो कहते हैं कि पहले 2 साल तक तो स्क्रीन ही नहीं देनी बच्चे को। क्लास में सिर्फ 5-6 लोगों को चश्मा लगा होता था एंड वो बड़ा ऑड लगता था। अब जिनको नहीं लगा हुआ वो बड़ा ऑड लगता है कि इनको चश्मा कैसे नहीं है। स्मोकिंग करते हैं, वेपिंग आजकल बहुत कॉमन हो गया है, ड्रिंकिंग, मैरिजुआना, ये अफेक्ट करता है हमारी आइज को। सब कुछ करता है। वर्क फ्रॉम होम है कोविड के बाद से, तो ये चीजें जो हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, आपका चश्मा नहीं आया, बट नाउ आफ्टर 10 इयर्स आपको दोबारा से -1 -2 का नंबर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है आप समझो इस चीज को। मैं अपनी एज में एंटीऑक्सीडेंट्स कंज्यूम नहीं करूंगा एज अ सप्लीमेंट। आंख के अंदर कोई गंदे हाथ नहीं लगने चाहिए, धूल मिट्टी नहीं जानी चाहिए। तो डॉक्टर, आई विल कॉल यू डॉक्टर टुडे, ठीक है। सो आपने स्पेशलाइजेशन किस में करी है, लाइक आई में भी सर्जरी के अंदर भी? नहीं देखो, बेसिकली आई एम एन आई सर्जन प्राइमरीली। तो मैंने अपनी आई सर्जरी की जो पढ़ाई है विच इज़ नोन एज ऑप्थेल्मोलॉजी की जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है वो मैंने एम्स से करी है। ठीक है। उसके बाद देन फर्दर सुपर स्पेशलाइजेशन करी है इन रेटिनल सर्जरीज। अच्छा। तो आई सर्जरी में हम 3 साल की पहले ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आई फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइडेड है। जैसे कोई कॉर्निया सर्जन है, कोई रिफ्रैक्टिव सर्जन है, कोई रेटिना सर्जन है, तो उसके लिए फर्दर ट्रेनिंग होती है। तो उसकी मैंने 4.5 ईयर्स की फर्दर ट्रेनिंग करी है रेटिना सर्जरीज में। तो रेटिना सर्जरी में एग्जैक्टली होता क्या, मतलब किस पर्पस के लिए करी जाती है वो? तो बेसिकली रेटिना क्या है, वो आंख का पर्दा है ना। तो आंख के अंदर मल्टीपल पार्ट्स हैं। अच्छा। जैसे आंख में आगे वाला जो हिस्सा है उसको कॉर्निया बोलते हैं, आंख में लेंस होता है। उसी तरह से आंख में जो पीछे वाला हिस्सा है, जो आंख की फिल्म है जहाँ पे सारी इमेजेस बनती है, उसको पर्दा बोलते हैं। Okay. तो उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उसमें कोई इश्यूज आ जाते हैं, कोई डिजीज आ जाता है, उसको रेटिनल डिजीजेस बोलते हैं। उन सब की स्पेशलाइजेशन को, चाहे वो मेडिकल स्पेशलिटी है या सर्जिकल स्पेशलिटी है रेटिना की, उस सब की ट्रेनिंग मैंने ली है एंड उसी सब में मैं डील करता हूँ। तो अगर किसी को आपके पास आना है फॉर अ चेकअप, तो किस आई, मतलब नॉर्मल आई इशू के लिए वो चेकअप तो कराने आ सकते? जो पेशेंट है ना उसके लिए तो उसको नहीं पता है कि उसको रेटिना की प्रॉब्लम है ना। उसके लिए तो जब भी आंख में कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्वालिटी ऑफ विजन जो है वो इफेक्ट होता है। अब ये क्वालिटी ऑफ विजन भी मल्टीपल तरह से इफेक्ट हो सकता है। किसी की विजन कम हो रही है, किसी को विजन में काले धब्बे दिख रहे हैं, चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी दिख रही हैं, है ना, लाइट दिख रही है, फ्लोटर्स दिख रहे हैं। तो प्राइमरीली तो आपको एक बार फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा, मतलब कि एक जनरल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास या आई फिजिशियन के पास जाएंगे। अगर उन्हें लगता है कि हाँ रेटिना की प्रॉब्लम है तो देन दे विल रेफर टू अ रेटिना स्पेशलिस्ट, और यू कैन डायरेक्टली ऑल्सो गो टू अ रेटिना स्पेशलिस्ट अगर आपको पता है कि आपको रेटिना रिलेटेड कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं। मतलब हाउ डू यू नो कि आपको रेटिना रिलेटेड सिम्टम्स हैं? नहीं, वो पेशेंट, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जो रेटिनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके जो मेजर सिम्टम्स हैं वो यही हैं कि या तो सडनली विजन लॉस हो गया है ना, आपको एकदम से काला दिख रहा है, आपको धब्बे दिख रहे हैं विजन में, टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। अगर आपको डायबिटीज़ है एंड देन यू आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉस ऑफ विजन, आपको फ्लोटर्स दिख रहे हैं या चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी दिख रही हैं, आपको ग्रेजुअल डिमिनिशन ऑफ विजन है, हो सकता है आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो। पेशेंट पर से नहीं बता सकता है कि उसको रेटिनल प्रॉब्लम की वजह से विजन कम है। ऑब्वियसली ही हैव टू गो टू अ फिजिशियन, आई फिजिशियन फर्स्ट, एंड देन वो आपको फर्दर गाइड कर सकते हैं। तो आपने अपनी एमडी एम्स से करी है। हाँ। तो देयर आर लॉट ऑफ डॉक्टर्स, जैसे स्टूडेंट्स हु वांट टू बिकम डॉक्टर्स, राइट? तो कैन यू टेल द प्रोसेस ऑफ लाइक कैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बने एंड कैसे लाइक यू बिकम स्पेशलिस्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इट? सी सब अगर इफ़ यू वांट टू बिकम आई सर्जन और एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, सबसे पहले यू नीड टू डू MBBS, है ना। एक आपको जनरल जो MBBS है सबसे पहले वो करनी है। सो आई फिनिश्ड माई MBBS इन 2013-14। वो MBBS ख़त्म करने के बाद आज की डेट में जैसे कि अब नीट PG है, बट व्हेन आई वाज देयर उस टाइम पे नीट PG नहीं था, वी हैड डिफरेंट एग्जाम्स। तो मैंने ऑल इंडिया का एग्ज़ाम था, एंट्रेंस एग्जाम, एंड देन दिस एम्स का एंट्रेंस एग्जाम। तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे अलग से एग्जाम्स हैं वेयर ऑल दिस MBBS स्टूडेंट्स दे विल सिट टुगेदर एंड दे विल कम्पीट फॉर दैट पोस्ट ग्रेजुएशन सीट्स। तो आपको वो एग्ज़ाम देना है। सो आई वॉज लकी इनफ, आई ऑलवेज कॉल माई सेल्फ वेरी लकी। ठीक है, मेहनत एक आस्पेक्ट होता है, बट दिस ऑलवेज अ लक विच इज़ इन्वॉल्व। तो आई सिक्योर्ड अ रैंक, आई थिंक ऑल इंडिया रैंक 63 दैट टाइम। तो आई वॉन्टेड अ ब्रांच जिसमें बेसिकली सर्जिकल कॉम्पोनेंट भी हो एंड आपको मेडिकल स्पेशलिटी भी साथ में इन्वॉल्व हो। तो ऑप्थेल्मोलॉजी, आई वॉज गेटिंग ऑप्थेल्मोलॉजी इन एम्स दिल्ली, सो आई चोज दैट, एंड देन उसके बाद तो जस्ट हाँ रेस्ट इज हिस्ट्री। आई थिंक वी केप्ट लर्निंग थिंग, आगे आगे धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ता रहा।
कि पहले पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए. नाउ दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. अगर आपको लगता है कि आपने पीजी कर ली है एंड देन दैट इज़ इनफ, दैट इज़ नॉट इनफ एक्चुअली, है ना. वो तो एक पढ़ाई है, वो आपने 3 साल किताबें पढ़ी, पेशेंट्स देखे, व्हाटएवर, है ना. आपने एक बेसिकली लाइसेंस ले लिया ऑप्थेल्मोलॉजी प्रैक्टिस करने का. बट ऑप्थेल्मोलॉजी क्लिनिकल सेटअप में प्रैक्टिस करना इज एंटायरली डिफरेंट. एवरीथिंग यू हैव टू लर्न, वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आता है. एंड देन यू हैव टू डू, पीपल डू फेलोशिप्स या सुपर स्पेशलाइजेशन. जैसे मैंने फिर MCH करी आगे विट्रो-रेटिना सर्जरी में. सो आई वेंट टू PGI चंडीगढ़ ऑल्सो फॉर दैट. एम्स के अंदर भी मैंने 1.5 साल रेटिना स्पेशलाइजेशन में ट्रेनिंग ली. तो इट इज़ ऑल योर एक्सपीरियंस विच काउंट्स एट द एंड ऑफ द डे, है ना. सिर्फ इट इज़ नॉट दैट कि आप बुक्स पढ़ के सिर्फ फिर आप प्रैक्टिस करते हैं. बट देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व, कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से कर रहे हैं, वहाँ पे कितना क्लिनिकल एक्सपोजर है, आपको कितना सर्जिकल एक्सपोजर मिल रहा है, बिकॉज ऑल दोज थिंग्स विल काउंट लेटर इन योर लाइफ. So what are the like best colleges in India जहाँ से they can pursue their PGs and specialization? See, as far as ophthalmology is concerned, I can just tell about ophthalmology, है ना. I would say ophthalmology में RP Center is basically Rajendra Prasad Center for Ophthalmic Sciences, जो एम्स न्यू दिल्ली में है. It is one of the apex institutes in the apex body in the country. So जितने भी हमारे गाइडलाइंस आते हैं इंडिया के अंदर रिलेटेड टू नेशनल प्रोग्राम्स जो कंट्रोल फॉर ब्लाइंडनेस के लिए हैं, वो सब RP सेंटर से ही आते हैं. सो इट इज़ वन ऑफ द एपेक्स इंस्टीट्यूट. उसी तरह से देन देयर इज पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGI चंडीगढ़. देन देयर आर वेरियस अदर इंस्टीट्यूट्स इन द साउथ. LV प्रसाद है, अरविंद आई इंस्टीट्यूट है, शंकर नेत्रालय है. सो देर आर मैनी अदर इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो विच गिव अ वेरी गुड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी. आपको सर्जिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है. चित्रकूट है, मतलब देर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं. सो इफ समबडी इज़ वेरी कीन एंड वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग ऑप्थेल्मोलॉजी, आई वुड से कि आप वहीं जाके करिए जहाँ पे अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर है, आपको अच्छा हैंड्स ऑन मिल रहा है. बिकॉज वो जो 3 साल आप डेडिकेटेडली सीखते हैं, 3 years और 6 years, दैट वुड एक्चुअली काउंट लेटर इन योर लाइफ. आई थिंक. और ये सिर्फ मतलब बीइंग अ डॉक्टर नहीं है, ये आप किसी भी फील्ड में चले जाओ. आप यही बोल रहे थे, इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट देन ओनली गो, क्योंकि फिर आप मनी इज अ सबसाइड थिंग एंड वो ऑटोमेटिकली आ जाता है. क्योंकि आज भी मेरे पास एक पेशेंट आया क्लिनिक में एंड आफ्टर आई डिड ऑल द एग्जामिनेशन एंड सब कुछ, एंड ही जस्ट सेड कि सर मेरे को आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है. मैंने कहा आंसर बताओ. तो ही वाज लाइक कि सर मेरी बेटी ने अभी MBBS ख़त्म किया है एंड उस नीट PG की काउंसलिंग पे उसने जाना है, तो आप बता सकते हो उसके लिए कौन सी ब्रांच अच्छी है. तो उनको भी मैंने यही बताया कि देखो, पहली बात तो ये कि मैं डिसाइड नहीं करूंगा ना, आप डिसाइड करोगे, वो खुद डिसाइड करेगी उसको क्या करना है. सेकेंडली उसको ये बता देना कि अगर उसका काम आता है, उसको वो जो भी ब्रांच करेगी, तो कोई मतलब देन देयर इज नोबडी हु कैन पुल हर बैक, है ना. कि अगर उसको अच्छे से काम आता है, शी विल ऑलवेज सक्सीड. अब वो कोई भी ब्रांच हो, आई वुड नॉट से कि ऑप्थेल्मोलॉजी एक टॉप एंड ब्रांच है या मेडिसिन एक टॉप एंड ब्रांच है, यही करना चाहिए. आप कुछ भी करो, क्योंकि आपको सोसाइटी में हर तरह का पेशेंट मिलेगा. इंटरेस्ट होना चाहिए. आपको हर तरह का पेशेंट मिलेगा. बहुत बीमारियां हैं लोगों को, है ना. किसी को आंखों की बीमारियां हैं, किसी को ENT की प्रॉब्लम है ना. किसी को डायबिटीज है, किसी को एंडोक्राइनोलॉजी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है. सो यू विल सी ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेशेंट्स. द ओनली थिंग इज कि यू शुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वर्क. दैट इज इम्पोर्टेंट. दैट्स ट्रू. और आपने मतलब जैसे एम्स से करा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लाइक इन एम्स, हॉस्टल डेज एंड एवरीथिंग? सी एम्स की जो लाइफ है ना, दैट इज आई वुड से कि इट वाज टू गुड, है ना. इट वाज टू गुड बिकॉज you get a balanced, सब कुछ अच्छा है. एक तो बिकॉज when we went there, है ना, एक तो बहुत अच्छा स्टाइपेंड है ना. यू गेट लाइक अ हैंडसम सैलरी एज फार एज यूर अ स्टूडेंट दैट टाइम, बट स्टिल इट इज़ गुड इनफ. देन काम अच्छा सीखने को मिलता है. देखो, हर एक डॉक्टर जो भी जाता है ना PG करने, कुछ भी कह लो कि हमें बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, हमें ये करना है, हमें शहर अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए. एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को काम सीखना है. आप किसी भी एक अंडर ट्रेनिंग डॉक्टर से पूछ लो कि वो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी क्या है. उसकी प्रायोरिटी फैमिली भी नहीं है, उसकी प्रायोरिटी घर जाना भी नहीं है, उसकी प्रायोरिटी खाना खाना भी नहीं है. उसकी प्रायोरिटी है कि मुझे काम सीखना है. क्योंकि वो जो 3 साल है ना, वो सबको पता है कि वो वापस नहीं आने वाले. वो मेन है. क्योंकि वो 3 साल में जितना काम तुमने खींच लिया, वो आगे जाके तुम्हें काम आएगा. अब आपने वो 3 साल बिल्कुल अगर ऐश प्रस्ती में भी निकाल दिए, फिर आप कैसे काम सीखोगे ना. वही एक
टाइम है जिसके अंदर आप गलती भी करोगे तो आपके ऊपर आपके सीनियर्स हैं आपको पकड़ने के लिए, है ना, कि चल भाई तुमसे गलती हो गई, आप सर्जरी कर रहे हो, आपसे गलती हो गई, तो देयर इज योर सीनियर जो आपको गाइड करेगा. दैट इज द होल आइडिया ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, कि आप अंडर ट्रेनिंग हो और देयर इज अ सुपरवाइजर अबव यू. बट एक बार आपने काम सीख के आप आ गए रियल वर्ल्ड में, मार्केट में आ गए, फिर कोई देन इफ यू कमिट अ मिस्टेक देन देयर इज नोबडी टू डिफेंड यू, है ना. तो एम्स में वो बहुत अच्छा था कि वी हैड अ लॉट ऑफ सीनियर्स, है ना. वो हमारी पार्टीज भी बहुत होती थी. हमने कोई सर्जरी करी, फर्स्ट टाइम वी डिड फर्स्ट सर्जरी, उसकी अलग पार्टी, देन वी डिड अ सेकंड टाइप ऑफ सर्जरी, देन उसकी एक पार्टी. आई डिडंट नो कि तो पार्टीज होती है डॉक्टर. देन वी कंप्लीटेड आवर थीसिस, तो थीसिस पार्टी, ज्वाइनिंग पार्टी, फर्स्ट सैलरी आई तो उस तरह से पार्टी, उस तरह से ना समथिंग उस तरह से कुछ होता रहता था. तो इट वाज एक्चुअली वेरी फन. बट काम भी बहुत सीखते थे. ऐसा नहीं था कि भी घर आ गए 5 बजे तक. नो वी यूज्ड टू कम बैक बाय लाइक 10, 11, 12 इन द नाइट. कभी रात के 1 बजे वापस आ रहे हैं, फिर सुबह फिर 7 बजे ड्यूटी पे जा रहे हैं. तो इट वाज समथिंग लाइक दिस. संडेज को भी ड्यूटी पे जा रहे हैं. मतलब देयर वाज नो वीकेंड फॉर अस. वी हैवंट सीन वीकेंड्स एवर. फॉर मी टुडे आल्सो आई वाज वर्किंग. वी हैवंट सीन द सैटरडेज आर ऑफ. एंड डॉक्टर जैसे अभी लाइक वी नो कि 27 CR पीपल आर नाउ इन इंडिया सफरिंग फ्रॉम आई इशू, ठीक है. तो हमें पता है हम स्किन केयर करते हैं, हेयर केयर करते हैं, बट आई केयर क्या होती है, उसमें क्या करना चाहिए जिससे आपकी आईज को हम प्रोन ना करें डिजीज. देखो ये ना, एक तो स्किन वालों ने हमारी बड़ी वो ले रखी है ना. ये ठीक है, स्किन केयर एक चीज होती होगी, हेयर केयर एक, इट मस्ट बी अ थिंग, आई डोंट नो, बट वी नो आवर बॉडी इज द बेस्ट हीलर. ठीक है, बॉडी से अच्छी मशीन कोई नहीं है. बॉडी नोज, तो आप कुछ भी अचर बचर खा लो, कुछ भी कर लो, बॉडी नोज कि उसने एक पॉइंट तक वो आपको टॉलरेट करवा देगी हर चीज को. सेम इज विद आईज. आईज आर नेचुरली हीलिंग. मतलब उनमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशली कुछ आई केयर करना है. नो, आपको किस चीज के लिए आई केयर करना चाहते हैं. यू कांट प्रिवेंट एजिंग, राइट. आपको एजिंग तो होगी होगी. अब एज की वजह से जो आंख में चेंजेस आएंगे वो होने ही होने हैं. यू कांट प्रिवेंट दैट. द ओनली थिंग यू कैन प्रिवेंट इन टुडेज सिनेरियो इज कि आप स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हो. दैट इज वन पार्ट ऑफ आई केयर विच वी रूटीनली टॉक. क्योंकि पोस्ट कोविड क्या हो रहा है कि बच्चों को चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा आ गया है. एंड दैट इज़ प्राइमरीली बिकॉज कि उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है. लगातार स्क्रीन्स पे हैं, लगातार नियर वर्क कर रहे हैं, तो ब्रेन सिग्नल्स ही नहीं भेज रहा है आई को कि आपको डिस्टेंट विजन के भी की ज़रूरत है. इस वजह से दूर की नज़र जो है वो कमज़ोर हो जाती है. इन अ लेमैन टर्म इसको इस तरह से समझ सकते हैं. सो दैट इज़ वन एस्पेक्ट. अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ करेंगे, आई टेल ऑल माई पेशेंट्स जिनके जो अपने बच्चों के साथ आते हैं कि आप बच्चों को कम से कम 1 से 2 घंटे बाहर खेलने के लिए ज़रूर भेजो. अब उसमें वो चाहे साइकिलिंग है ना, चाहे वो ग्राउंड में वॉक कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ स्विमिंग जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, एनीथिंग, बट दे शुड हैव एन एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, दे शुड हैव एन एक्सपोजर ऑफ आउटडोर इन्वायरमेंट. सारा दिन घर पे बैठ के आप बच्चे को लैपटॉप दे के रखोगे, टैबलेट दे के रखोगे, मोबाइल दे के रखोगे, चश्मे का नंबर ज़रूर आएगा. बल्कि मैंने देखा कि पहले अगर जैसे अभी तक टचवुड मुझे स्पेक्स नहीं है, बट मेरे चाचू के बच्चे अभी 8 साल के हैं, दे हैव स्पेक्स. मैं जिस बच्चे को देखती हूँ ही मतलब उसको स्पेक्स लगे ही हुए हैं. तो स्क्रीन ऑफ कोर्स एक इशू है, बट एज अ मदर मतलब मदर्स क्या कर सकती है अपने बच्चों के लिए जिनको चश्मा लगा हुआ है, टू हेल्प देम कि रिड्यूस हो जाए नंबर नेचुरली. देखो नंबर नहीं रिड्यूस हो सकता. अच्छा, ठीक है, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है. अगर आपके बच्चे को चश्मे का नंबर आ गया, देयर इज़ अ थिंग विच इज़ नोन एज मायोपिया कंट्रोल. ठीक है, पीपल आर वर्किंग ऑन इट. इस तरह के कुछ ग्लासेस आ गए हैं जो मायोपिया कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. बट मायोपिया रिवर्सल इज़ नॉट पॉसिबल. अगर आपको -6, -7 का नंबर आ गया आपके बच्चे को, वो अभी 6-7 साल का है और उसको -5 या -6 का नंबर है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो. पहली बात तो ये. लोगों को लगता है कि अगर हम चश्मा पहनाएंगे तो इसको आदत पड़ जाएगी. नहीं, ऐसा नहीं है. चश्मे का नंबर है तो चश्मा तो देना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है. उसके बाद अगर आप चश्मा रेगुलरली नहीं लगाओगे तो चश्मे का नंबर बढ़ने का चांस रहता है बच्चे का. सेकंड, आपको स्क्रीन टाइम लिमिट करना ही करना है. नाउ दैट इज़ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. बच्चा नहीं समझेगा ये बात, है ना. वो कैसे पॉसिबल, अगर पेरेंट्स खुद स्क्रीन से दूर रहेंगे बच्चों के सामने. अब खुद आप सारा दिन स्क्रीन के सामने लगे रहोगे तो अब बच्चों को तो देना ही पड़ेगा फिर कुछ ना कुछ, करते हो, है ना. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ को समझो कि जो आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एक अडल्ट अगर स्क्रीन देख रहा है उसका नंबर नहीं चेंज होगा. अगर अब मैं लगातार 10 घंटे स्क्रीन पे बैठा रहूंगा, इट वुड नॉट अफेक्ट माई आई साइट. इवन स्पेक्स पहनकर, हाँ, इट वुड नॉट अफेक्ट माई, मतलब मेरा चश्मे का नंबर नहीं बढ़ेगा बिकॉज मेरी वो न्यूरोप्लास्टिसिटी बन गई है. दैट इज इन द ग्रोइंग एज कि नंबर एकदम से चश्मे का बढ़ता है. ऐसे केमिकल सिक्रीट होते हैं आई के अंदर कि वो नंबर
तेज़ी से बढ़ने लग जाता है क्योंकि वो ग्रोइंग एज है। उस ग्रोइंग एज में अगर इतना ज़्यादा एक्सपोजर रहेगा स्क्रीन टाइम का, देन द टेंडेंसी फॉर द चाइल्ड टू गेट स्पेक्स बिकम्स मैनी फोल्ड्स, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, बड़े लोग अगर बहुत देर तक स्क्रीन यूज़ करते हैं एडल्ट एज में, तो उनको डिजिटल आई स्ट्रेन होता है, उनको आई स्ट्रेन पड़ती है, उनकी आइज़ थकी हुई रहती हैं, उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, दे माइट फील लिथार्जिक, हेडेक्स हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं आज की डेट में अगर मेरा -1 का चश्मा है और मैं लगातार 12 घंटे स्क्रीन पर रहूँगा तो मेरा -1 से -6 हो जाएगा, वो नहीं होगा। पर बच्चों के केसेस में वो देखा गया है कि बच्चों के केसेस में उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है नंबर आने की। तो आपने बोला कि स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर दो, ऑन एन एवरेज एक बच्चे का कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए टू प्रोटेक्ट हिज आईज? देखो, जो अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी है वो कहते हैं कि पहले 2 साल तक तो स्क्रीन ही नहीं देनी बच्चे को। ठीक है। फर्स्ट 2 years of age, first 2 to 3 years just avoid screen. Then from 3 to 7 or 8 years तक not more than 1 to 2 hours. And after that also 2 to 3 hours. That is the recommended screen time. So on an average if you say, I would say 1 to 3 hours is at max. है ना, उससे ज़्यादा आप स्क्रीन ना दें तो बेटर है। इंक्लूडिंग स्कूलिंग, फोन, एवरीथिंग। देखिए, नाउ दिस इज़ अ वेरी आई वुड से काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये चीज़ को हम मैनेज करें कि हम स्कूल के स्क्रीन टाइम को, ऑब्वियसली हम स्कूल के स्क्रीन टाइम को नहीं कम कर सकते हैं ना, बट वट वी कैन डू इज़ कि हम आउटडोर एक्टिविटी साथ में ऐड कर सकते हैं। बिकॉज आई हैव पर्सनली सीन मैनी पेशेंट्स जिनका स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा है बट दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स। ओके, सो दिस इज फॉर किड्स आल्सो, फॉर किड्स ओनली आई एम सेइंग। अच्छा, कि मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनका स्क्रीन टाइम है ऑन एन एवरेज 6 to 7 hours, बिकॉज वो स्कूल में स्क्रीन पे हैं, फिर घर आके भी थोड़ा बहुत स्क्रीन पे उनका काम है, बट देयर मदर मेक श्योर्स कि वो एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे बाहर स्विमिंग करें, या वन ऑफ देम प्लेज क्रिकेट ऑल्सो। उनको चश्मे का नंबर नहीं है जबकि उनकी मदर को है। सो दिस जस्ट शोज कि अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ अपनी इन्वॉल्व कर रहे हो, सो आपका वो स्क्रीन का जो इफेक्ट आ रहा है वो थोड़ा सा एक तरह से न्यूट्रलाइज हो सकता है। तो थोड़ा आउटडोर एक्टिविटीज़ में अगर आप उसको इंक्लूड कर लोगे अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ को, तो आई थिंक वो बेनिफिशियल है। मतलब मेरे को नहीं पता था कि आउटडोर एक्टिविटी इतना बड़ा रोल प्ले करती है बच्चे के स्पेक्स के। आप ये देखो ना, जब हम स्कूल में थे उस टाइम पे अगर 50 का बैच था तो सिर्फ 2-4 को चश्मे का नंबर लगता था, तभी उनको चश्मिश बोलते थे, बिकॉज दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और सब लोग बाहर खेलते थे, एवरीबडी, हम बचपन में बाहर ही तो खेलते थे, देवर नो स्क्रीन्स। बट आज की डेट में सभी चश्मिश हैं। नाउ इट इज नॉट अ अनकॉमन थिंग, इट इज अ वेरी कॉमन थिंग। बट पहले क्या था, पूरे बैच में या पूरे स्कूल, पूरी क्लास में सिर्फ 5-6 लोगों को चश्मा लगा होता था, एंड वो बड़ा ऑड लगता था। अब जिनको नहीं लगा हुआ वो बड़ा ऑड लगता है कि इनको चश्मा कैसे नहीं है ना। तो इसका ये भी रीजन होता है डॉक्टर कि मिट्टी में खेलने से, या फिर आप बैक्टीरिया बाहर आपको देखो वो दैट इज अ सेपरेट थिंग है ना। अगर आप अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट्स में बच्चे को भेज रहे हो खेलने के लिए, ऑब्वियसली उनको एलर्जी हो सकती है अगर वो क्रॉनिकली नहीं। बट जैसे कहते हैं ना कि आपका इम्यून सिस्टम बेटर हो जाता है अगर आप बाहर खेलो ज़्यादा, डॉक्टर। हाँ, ऑब्वियसली अगर आपको एलर्जेंस को जितना एक्सपोजर होगा यंग एज के अंदर, उतनी आपकी इम्यूनिटी तो बिल्डअप होती है ना। बट आई नो आज की डेट में द पेरेंट्स आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑल दिस इश्यूज की सैनिटाइजर लगाओ, ये करो है ना। तो बट आउटडोर एक्टिविटीज तो एनीवेज यू कैन डू इन अ वेल सैनिटाइज्ड और अ वेल हाइजीनिक प्लेस ऑल्सो। उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि बच्चे को बिल्कुल कुछ ऐसे इधर उधर भेजना है। नॉर्मल पार्क्स, गार्डन्स में कहीं पे भी नॉर्मल साइकिलिंग भी करे, आई थिंक वॉकिंग, साइकिलिंग, प्लेइंग लिटिल बिट, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर बच्चे को चश्मा लग गया तो लाइक सर्जरी इज नॉट रिकमेंडेड, राइट, फॉर देम? सो यूजुअली सर्जरी इज रिकमेंडेड आफ्टर 18, रफली 18, 19 years, 20 years उसके बाद। तो विच सर्जरी इज रिकमेंडेड टू देम? तो वो डिपेंड करेगा कि चश्मे का नंबर कितना है। उसके लिए बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। कॉर्निया की थिकनेस देखते हैं, लेंस का स्टेटस देखते हैं, आँख के अंदर कितनी एंटीरियर चैम्बर डेप्थ है वो देखते हैं, पीछे पर्दा कैसा है वो देखते हैं। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि कौन सी सर्जरी करते हैं। तो वैसे सिर्फ लेसिक सर्जरी नहीं होती है फॉर आईज? देयर आर अदर सर्जरीज आल्सो, लेसिक है, सो देयर आर बेसिकली लेजर इंड्यूस्ड लेजर सर्जरीज एंड देन देयर आर आईसीएल सर्जरीज। आईसीएल सर्जरीज होती है जिसमें आंख के अंदर लेंस डाला जाता है, एंड जो भी आपका पावर है बेसिकली वो सारा का सारा उस लेंस में होगा, एंड द लेंस इज इनसाइड योर आई। द अदर इज द लेजर सर्जरी जो आपकी कॉर्निया की शेप को चेंज कर देता है, और जितनी पावर है वो बेसिकली उतनी पावर न्यूट्रलाइज कर देता है आपकी आंख की। तो कौन सा बेटर होता है? ऐसा नहीं है, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू। वो वी विल हैव टू डू द टेस्ट, वी हैव टू सी कि आपकी कॉर्नियल थिकनेस कितनी है, वी हैव टू सी मल्टीपल फैक्टर्स, एंड उसके बाद वो एक रिफ्रैक्टिव सर्जन, द वन हु स्पेशलाइजेज इन दिस थिंग, देन ही डिसाइड्स कि हाँ इनके लिए ये सर्जरी बेस्ट है।
तो अगर स्क्रीन टाइम तो मैटर करता है, बट जनरेशन से अगर स्पेक्स हैं तो दैट प्लेज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दैट प्लेज. सो आई वुड से किसी को मायोपिया है अगर, सो दिस इज ऑल मायोपिया विच वी आर टॉकिंग, है ना. सो मायोपिया इज मल्टीफैक्टोरियल, इट इज़ नॉट जस्ट सिंगल फैक्टर. सो अगर हम स्क्रीन टाइम की बात कर रहे हैं, दैट इज़ एन इन्वायरमेंटल फैक्टर. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर जेनेटिक फैक्टर्स ऑल्सो. उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी अगर आपके पेरेंट्स को है ना, आपके मदर फादर दे आर हाईली मायोपिक, सो टेंडेंसी है दैट द किड्स विल ऑल्सो हैव मायोपिया. सो दैट इज अ जेनेटिक फैक्टर. ऑब्वियसली दैट इज नॉट इन योर हैंड्स. आप कैसे, मतलब बच्चा आप कैसे डिसाइड करेगा उसके पेरेंट्स कौन है ना. अब लाइक मेरे पास एक बार क्लिनिक में एक बच्चा आया, दिस इज अ फनी स्टोरी, बट and he came to me and not actually a bacha, but he was like 20-21 years and he had high glasses. And mother also was high myopic, and he came to me कि मेरी मदर को चश्मा है, सर मुझे इसीलिए आया है, मेरी मदर को मेरे को इसीलिए आया है. एंड लाइक आई टोल्ड हिम कि सर बच्चे अब तुम तो डिसाइड करोगे नहीं कि तुम्हारी मदर कौन है, सो स्टॉप ब्लेमिंग हर, है ना. उसमें तो हम नहीं कुछ कर सकते, दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स. बट हाँ, जो चीज़ें हैं हमारी हाथ में, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं ऑब्वियसली. तो उसके लिए भी अगर जैसे पेरेंट्स को ऑलरेडी मायोपिया है और इफ़ अ चाइल्ड वांट्स टू अवॉइड इट, राइट, कि उसको वो ना हो प्रोन टू गेटिंग स्पेक्स, तो उसके लिए कुछ सोल्यूशन, कुछ रेमेडीज कुछ तो होगा आई केयर के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब कि कोई ऑप्शन नहीं है. आप अपनी हाइट डिसाइड कर सकते हो? नहीं, अब नहीं डिसाइड कर सकते ना अपनी हाइट. उसी तरह से आप अपनी आँख की लंबाई भी नहीं डिसाइड कर सकते. आपको आँख बाहर से दिखने में ऐसा लगता है कि एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, बट इट इज़ एक्चुअली अ ग्लोब, है ना. एंड उसकी एक लंबाई है पूरी. आँख पीछे से कितनी जा रही है वो आपको नहीं दिख रही, वो मेरे को भी नहीं ऐसे दिखेगी. वी हैव टू मेजर इट. जितनी लंबी आँख होती है उतना ज़्यादा चश्मे का नंबर होता है. अब अगर अपने आप हाइट डिसाइड नहीं कर सकते तो आप अपने आँख की लंबाई कैसे डिसाइड करोगे? अब किसी की आँख अगर 24 मिलीमीटर की है, किसी की आँख 30 मिलीमीटर की है, जिसकी आँख 30 मिलीमीटर की होगी उसको चश्मे का नंबर ज़्यादा आएगा, है ना. तो वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है. तो लोग जैसे क्लेम करते हैं कि आयुर्वेद में वो सब गलत है. हम उसके बारे में आप जितनी मर्जी बात कर लो, आई वुड जस्ट से कि वो उनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं है. दूध में घी डाल के पीने से चश्मे का आप चाहे दूध में घी डाल के पी लो, चाहे घी डायरेक्टली आंख में डाल लो, ठीक है, चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज कर लो, चाहे आप उल्टा लटक जाओ, आपका चश्मे का नंबर नहीं उतरेगा. तो मतलब सर्जरी इज द लास्ट, सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन, इट इज नॉट द लास्ट ऑप्शन. इट इज द ओनली ऑप्शन. बट काफी लोगों का सर्जरी कर भी नंबर वापस आ जाता है. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. सी, जब हम सर्जरी करते हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका चश्मा उतार रहा है. तभी हम किसी भी पेशेंट को डायरेक्टली सर्जरी नहीं करते. हम देखते हैं कि उसका नंबर स्टेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा. अगर पिछले 6 महीने से 1 साल में नंबर स्टेबल है, सो देयर इज अ टेंडेंसी कि अब नंबर चेंज नहीं होगा, देन वी डू द सर्जरी. ओके, नाउ आफ्टर 5 years और आफ्टर अब 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, आपका चश्मा नहीं आया, बट नाउ आफ्टर 10 years आपको दोबारा से -1 -2 का नंबर आ रहा है. वो क्यों आ रहा है? आप समझो इस चीज को. एज यू एज, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, यू कांट रिवर्स एजिंग, राइट. एज यू एज आपकी आई की शेप चेंज होती है. आपको बाहर से दिखने में नहीं पता लगेगा, बट अंदर से आंख की शेप चेंज होगी, आपकी कॉर्निया की शेप चेंज होगी. सो दिस इज नोन एज रीमॉडलिंग. ओके, द कॉर्निया विल रीमॉडल. कॉर्निया की शेप चेंज होगी थोड़ी बहुत. लेंस के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे. नॉर्मली वो क्लियर लेंस है, आपका लेंस क्लियर है, मेरा लेंस क्लियर है, बट एज यू एज वो लेंस ओपेसिफाई हो जाएगा. नोबडी कैन प्रिवेंट दैट. वो मेरा भी होगा अल्टीमेटली, वो आपका भी होगा. एज द लेंस ओपेसिफाइज, नंबर इंड्यूस हो जाएगा चश्मे का. वो सब फैक्टर्स की वजह से चश्मे का नंबर आता है. इट इज नॉट द फेलियर ऑफ द सर्जरी. ऐसा नहीं है कि आपकी सर्जरी फेल हो गई और आपको 10 साल बाद नंबर आ गया. दीज आर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो आंख में आ रही है, विच नोबडी कैन स्टॉप, है ना. आप किसी को स्टंट डलते हैं, उसको 1 स्टंट डला, उसको 2 स्टंट, फिर भी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है ना लोगों की. लोगों को 4-4 स्टंट भी डलते हैं. लोग बोले हमने तो 1 बार स्टंट डलवाया था, दूसरी बार क्यों डल गया, फिर तीसरी बार क्यों डल गया, फिर अल्टीमेटली भी हार्ट अटैक से डेथ हो गई, फिर स्टेंट क्यों डलवाए 3. सही बात है ना. वो उस टाइम पे लोग नहीं पूछते, है ना. बट यू कांट स्टॉप द थिंग्स ना. नेचर को तुम फाइट नहीं कर सकते हो. वी आर ह्यूमंस, है ना. हम नेचर को कैसे फाइट करेंगे? तो अभी जैसे आपने बताया कि सर्जरी हम फाइट नहीं कर सकते, ठीक है, ये तो हमने किड्स की बात कर ली. बट आपको क्या लगता है कि आयुर्वेदा इज अ मिथ एंड साइंस इज एक्चुअली द रियल फैक्ट? नहीं, देखो, आयुर्वेदा इज मिथ तो मैं नहीं बोलूँगा, पहली चीज़ तो ये. बट आई बिलीव इन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ठीक है. जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, विच इज़ द मॉडर्न मेडिसिन, दैट इज़ एविडेंस बेस्ड. एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब है कि आपने स्टडी करी, आपने उस स्टडी का रिजल्ट दिखाया लोगों को, है ना, आपने उसको पब्लिश किया. यू हैव द एविडेंस कि हाँ ये चीज़ बेनिफिशियल है. अब ऐसे अब मैं यहाँ बैठ के अगर बोलता रहूँ कि आप इलायची के अंदर या ये करके इसका पाउडर बना के पियो, मैंने 100 पेशेंट ठीक किए हैं, ऐसे नहीं होगा ना. यू हैव टू शो अस, you'll have to prove it to the world, then only we will accept that thing. So the problem with Ayurveda is कि it is
राइट नाउ इट इज़ नॉट एविडेंस बेस्ड, आई वुड नॉट से इट इज़ रॉन्ग, है ना, बट अभी उन्होंने उस चीज़ों को साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाए हैं. आई डोंट से कि साइंस किसी एक का डोमेन नहीं है. ओके, साइंस इज नॉट आर डोमेन, साइंस इज नॉट आयुर्वेदिक्स डोमेन, साइंस इज नॉट होम्योपैथिक्स डोमेन. ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी बोल में कि हम साइंटिफिक नहीं है, दे माइट ऑल्सो बी साइंटिफिक, है ना, बट आपको चीज़ों को एविडेंस उनका प्रूव करना पड़ेगा कि दिस थिंग इज देयर और दैट थिंग इज नॉट देयर. अब देयर वाज एन आर्टिकल विच आई वाज रीडिंग अ कपल ऑफ डेज बैक. इट सेड कि जब आज से बहुत साल पहले, 1000 ईयर्स पहले, जब ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस की जाती थी, इट वॉज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, चाइना एंड जापान. ओके, उनमें से जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ मेडिसिन थी दैट वाज इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेदा. आई विल स्टिल नॉट से इट इज आयुर्वेदा. Any Indian. I never say आयुर्वेदा. आयुर्वेदा हम बोलते ही नहीं है, बिकॉज पीपल ना आयुर्वेदा को इंडियन पेट्रोटिज्म से कंपेयर करने लग जाते हैं कि अगर आप सच्चे भारतीय हो तो आप आयुर्वेदा प्रैक्टिस करो. लोग मुझे ऐसे कमेंट्स करते हैं आजकल, बहुत आ गया है कि अगर आप आयुर्वेदा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट इंडियन, आप तो इंडियन मेडिसिन. वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल मेडिसिन. ओके, I don't know to get into all those controversies also, but the thing is कि जो इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन है, अब लोग मुझे क्या बोलते हैं कई बारी, वन डे somebody commented on my video कि सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, डू यू नो कि जो फादर ऑफ सर्जरी है, ही वॉज सुश्रुता एंड ही इज़ एन इंडियन एंड ही वॉज अ आई सर्जन. सो नाउ माई क्वेश्चन टू दैट पर्सन इज, आई डिडंट रिप्लाई बैक, बट यू सी, क्या आप आज की डेट में जो सुश्रुता सर्जरी 4000 साल पहले करता था, क्या आप वो करवाओगे अपनी आंख में आज? बिना नहीं कराओगे ना. क्यों नहीं कराओगे? नहीं, बिना इंजेक्शन के नहीं. द टाइप ऑफ सर्जरी ही वाज परफॉर्मिंग, दैट इज एन आउटडेटेड सर्जरी, है ना. मेडिसिन हैज इवॉल्व्ड ओवर सो मेनी इयर्स. इतने सालों में मेडिसिन इवॉल्व करा है. दैट इज व्हाई नाउ वी आर इनटू द एरा ऑफ मॉडर्न मेडिसिन. यू कांट कीप, आप उस ट्रेडिशनल मेडिसिन पे स्टक नहीं रह सकते हो. वो सर्जरी कैसे करते थे? अगर आपको कैटरेक्ट है, व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज, ही यूज्ड टू पुट अ नीडल थ्रू योर आई एंड आपका जो लेंस है उसको पीछे की तरफ गिरा देते थे, rather than removing it. Needle कैसे हो? हाँ, it was known as couching. Okay, so that was the earliest form of surgery which Sushruta gave. I don't say कि it was wrong, but उस टाइम पे वो था. The medicine did not evolve. आंख में सफेदी आ गई, कैटरेक्ट बन गया. He used to take a needle and he used to push that lens behind the eye. ओके, तो मीडिया क्लियर हो गया, फिर से आंख में लाइट जा रही है, तो पेशेंट की थोड़ी सी विजन बढ़ गई. ठीक है, बट आज की डेट में हम क्या करते हैं? वी डू मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज, वी मेक स्मॉल इंसिजन्स, वी रिमूव दैट वाइटनेस थ्रू अल्ट्रासोनिक एनर्जी एंड देन वी पुट द लेंस. अब आप ये तो नहीं बोलोगे कि हम भी आयुर्वेदिक हैं, हम इंडियन हैं, हम तो काउचिंग करवाएंगे अपनी. ऑब्वियसली वी विल नॉट डू दैट. तो आपको समझना है ना कि एविडेंस क्या बेटर है ना, कौन सी मेडिसिन इवॉल्व कर रही है. द मेडिसिन विच इज इवॉल्विंग इज ऑब्वियसली द वन विच विल सर्वाइव लॉन्गर. या दैट्स ट्रू. आई थिंक, एंड मे बी मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 5-6 साल से ज़्यादा हुआ है कि लोग वापस से जो हमारी नानी दादियाँ करती आई हैं कि दूध में नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. मैं बताता हूँ हुआ क्या है. हुआ ये है कि सोशल मीडिया बहुत ग्रो कर गया है. ठीक है, आज की डेट में सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो अनसेंसर्ड है. देयर इज़ नॉट अ सेंसर्ड बॉडी. अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो और गलत उलट फिलट करोगे ना, तो सेबी बैठा है ना, वो रेगुलेट कर रहा है सब, है ना, वो कर रहा है सब कुछ. आप फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी डालने की कोशिश करोगे, सेंसर हो जाएगी चीज़ की. सेंस सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं है. आज की डेट में आप भी कुछ भी ज्ञान बता सकते हो, है ना, और वो लोगों तक पहुंच रहा है, सबके पास पहुंच रहा है, एंड लोग उसको बिलीव कर रहे हैं. जैसे हम ही बात कर रहे हैं तो कोई भी देखेगा. अब मैं कुछ भी बोलने लग जाऊं एंड वो अगर 100 लोग सुनेंगे, उनमें से अगर 20 ने भी उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया, है ना, उनके दिमाग में वो हो जाएगा. तो ये नानी दादी के जो नुस्खे हैं, ये अब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडसली ग्रो कर रहे हैं. लोग घर बैठे बैठे वीडियोस बना रहे हैं. कैमरा ही तो चाहिए वीडियो बनाने के लिए, अब और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए. तो ये फॉलो करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए फॉर आई केयर? नहीं, आप डॉक्टर बैठे हैं ना, डॉक्टर से पास जाओ. आप सोशल मीडिया की तो थोड़ी ना डॉक्टरी सीखोगे, है ना. जिस बंदे ने 15 साल लगा दिए पढ़ाई करने में, है ना, आप उसको अब सोशल मीडिया के थ्रू अपनी वीडियो एक देख के या फिर कोई भी घर के नुस्खे अपने ऊपर ट्राई करोगे तो ट्रबल आपको ज़्यादा होगा. आई हैव सीन पेशेंट्स जिनको आंख में रेटिनल डिटैचमेंट है. रेटिनल डिटैचमेंट फॉर अस इज अ मेडिकल इमरजेंसी. उसको होता क्या है? आपका जैसे आंख का जो पर्दा है वो हिल गया है. अच्छा, ओके, ठीक है. अब उसको इमरजेंसी मेडिकल सर्जरी माना जाता है. मतलब उससे इंपॉर्टेंट आंख में और कोई चीज़ नहीं है. अगर आपको रेटिनल डिटैचमेंट हो गया है, उसको इमीडिएटली आपको ट्रीट करना ही करना है, विद इन आवर्स, विद इन डेज. ठीक है. अब वो पेशेंट पता नहीं कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड थेरेपी करवा रहा है ऋषिकेश में पिछले 1 साल से. From last 1 year he was getting magnetic field therapy, which nobody knows what magnetic field therapy is. Now he has totally become blind. Then he comes to me कि अब मेरी सर्जरी कर दो.
है ना, कि मेरे को तो 2 साल पहले चोट लगी थी, 1.5 साल पहले, फिर मेरे को पर्दा हिल गया, देन वहाँ पे मेरे को किसी ने बोला मैग्नेटिक फील्ड थेरेपी करवाओ, उससे विजन इंप्रूव करेगा, एंड पिछले 1 साल से वो फील्ड थेरेपी ले रहा है, कुछ नहीं हुआ। यही उसने 1 साल पहले सर्जरी करवा ली होती, वी कुड हैव सेव्ड हिज विजन। तो मतलब इन शॉर्ट आई थिंक आपकी बात बहुत करेक्ट लगी मुझे कि अगर किसी को कोई भी इशू होता है आई रिलेटेड, तो रैदर देन कि हम ये घर के नुस्खे या कोई रैंडम जगह जाकर एक्यूपेंचर शिजोक थेरेपी कराना बंद करें, डॉक्टर को रीच आजकल लोग लीच थेरेपी कर रहे हैं, या मैंने बिकॉज वो ट्रेंड रील पर आया है डॉक्टर। लोग कुछ कह रहे हैं कि पहले वो स्किन के लिए लीच थेरेपी थी, अब लोग आई के लिए लीच थेरेपी कर रहे हैं कि इट सक्स आउट द इम्प्योर ब्लड। सी देयर इज नथिंग एज इम्प्योर ब्लड इन आवर बॉडी, ओके, आवर बॉडी इज वेरी स्मार्ट। लोग कह रहे हैं कि ये पियो तो इससे लीवर डिटॉक्सीफाई हो जाएगा, दीज आर डिटॉक्सीफाइंग जूसेस, दीज आर डिटॉक्सीफाइंग ड्रिंक्स। ऐसा कुछ भी नहीं है, बॉडी से अच्छी डिटॉक्सीफाइंग एजेंट कोई नहीं है। आप सब कुछ खाओ पियो, हेल्दी खाओ, है ना, मॉडरेशन में खाओ, बॉडी नोज कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो फिल्टर आउट कर लेगी अपने आप। आपको बॉडी को डिटॉक्सीफाइंग ड्रिंक्स देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नहीं, अग्रीड है। और जैसे डॉक्टर, ये तो हमने बात कर ली अबाउट चिल्ड्रन एंड आयुर्वेदा, बट इन जनरल पीपल ऑफ आवर एज, ठीक है, जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर वेपिंग आजकल बहुत कॉमन हो गया है, ड्रिंकिंग, मैरिजुआना, वीड, हैश आ गया, तो ये सब कैसे, मतलब ये अफेक्ट करता है हमारी आइज़ को? सब कुछ करता है। कैसे कि ये कैसे कर सकता है अफेक्ट? क्यों नहीं कर सकता? वो तो बॉडी में जा रहा है। तो बॉडी में जा रहा है तो बॉडी को ब्लड सप्लाई है, दैट इज अ कॉमन ब्लड सप्लाई विच सर्कुलेट्स इन ऑल द ऑर्गन्स, चाहे वो आईज हैं, चाहे हार्ट है, चाहे ब्रेन है। अगर आप कुछ भी इनमें से कोई भी आप चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली एक्साइटिंग योर ब्रेन। वो कैसे कर रहा है? वो आपके ब्लड के थ्रू ही तो ट्रैवल कर रहा है, फिर अल्टीमेटली विल ट्रैवल टू योर ऑकुलर टिश्यू ऑल्सो, आपके आइज़ के अंदर भी ट्रैवल करेगा। अब लॉन्ग टर्म स्मोकिंग करने से आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका डायरेक्टली आई प्रॉब्लम से लिंक है। अगर आपको आँख के अंदर मैकुलर डिजेनरेशन है, एज रिलेटेड डिजेनरेशन बोलते हैं उसको, दैट इज डायरेक्टली लिंक टू स्मोकिंग। लाइक द रिस्क इज मैनी टाइम्स जो इंसान स्मोकिंग नहीं कर रहा है उसके मुकाबले। इसी तरह से क्रॉनिक एल्कोहलिक जो लोग होते हैं उनको एल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन हो सकती है, उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है। आई वुड नॉट से कि सबको हो जाता है, obviously that there is always a chance and the chance is much more than the person who does not do it, okay। अब then there are people who ask कि जो marijuana है that is known to be neuroprotective, okay, and that is known to be neuroprotective, science says it, I also say कि है, but इसका ये मतलब नहीं है कि हम क्लिनिक में वो बांटने लग जाएं लोगों को, because वो क्लिनिकली कितना एविडेंट है या क्लिनिकली वो कितना वैल्यूएबल है एज अ ड्रग, वो लोगों को नहीं पता है। अब इसी तरह से आप ओपियोइड्स देख लो, मॉर्फिन हो गया, व्हाटएवर द ओपियोइड्स आर, वो भी तो लोग यूज करते हैं। कोकेन, ओपियोइड्स, आई मीन द डॉक्टर्स, वी यूज इट एज अ पेन किलर्स, राइट, बट इट इज अ ड्रग विच वी यूज एज पेन किलर। बट अगर उसके ओवरडोज करोगे तो वो आपको बेसिकली वो आपको एज अ ये सब एक्साइटिंग एजेंट्स की तरह वो आपकी बॉडी में काम करता है, तो लोग उसका भी नशा कर रहे हैं, ओपियोइड्स का भी नशा कर रहे हैं। तो हैं तो ये सब ड्रग्स ही ना एक तरह से, बट जिनका क्लिनिकली कोई यूज है वो हम इनटू क्लिनिकल प्रैक्टिस लगाते हैं। अब इसी तरह से लोग जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं वो कहाँ से आए? वो ऐसा थोड़ी ना कि किसी ने डिस्कवर किया कि हमने बॉडी बिल्डिंग करनी है इसलिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स थे। दोज वर फॉर पेशेंट्स जो बिल्कुल वीक हो गए हैं, जिनका मसल लॉस हो गया, उनको दिए जाते हैं, उनका मसल बिल्ड हो। अब वो बॉडी बिल्डर यूज कर रहे हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, सो वो तो अनरेगुलेटेड मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है ना, आप कुछ भी ड्रग्स कैसे भी लेते रहो फिर। तो अगर ये अवॉइड कर दिए, मतलब जो भी आपने बोला इंटॉक्सिकेशन, बट इन जनरल अब हमारी जनरेशन एज करने वाली है, एंड आई थिंक वो वर्स एज करेगी कंपेयर टू आवर पेरेंट्स, ठीक है, क्योंकि अब स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, वर्क फ्रॉम होम है कोविड के बाद से, तो ये चीज़ें हैं जो हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। स्क्रीन टाइम तो हम अवॉइड ही नहीं कर सकते एज एन अडल्ट। तो कोई डाइट है, एक्सरसाइजेज हैं, क्या चीज़ें हैं जो एडल्ट्स कर सकते हैं फॉर देयर आइज़? देखो, आइज़ के लिए कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है, कोई सुपर फूड नहीं है। फिश ऑयल, विटामिन ए, जो बोलते रहते हैं, दैट इज देयर। सी, वो उनके लिए ज़्यादा है जिनको आई में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, जिनको मैकुलर डिजेनरेशन है, एज रिलेटेड डिजेनरेशन पर्दे में हो रही है, उनमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 का रोल है, उनमें मल्टीविटामिन्स, कैरोटिनॉइड्स, इन सब का रोल है, जियाजेंथिन, ल्यूटिन, एवरीथिंग, जो ये मल्टीविटामिन्स आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, उनका रोल है। एक आम इंसान, मैं अपनी एज में एंटीऑक्सीडेंट्स कंज्यूम नहीं करूंगा एज अ सप्लीमेंट, ओके, आई कैन टेक इट एज अ मील। मैं अपना नॉर्मल खाना खा रहा हूँ, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आई एम टेकिंग गुड डाइट, फाइबर्स ले रहा हूँ, उसमें अपने आप इट इज़ अ गुड न्यूट्रिटिव फूड, मैक्रोज माइक्रोज सब कुछ बैलेंस्ड है, देन योर बॉडी विल परफॉर्म बेटर, है ना, देन समबडी हु इज़ नॉट डूइंग इट।
बट समबडी हु स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, उनमें हम इन चीज़ों के सप्लीमेंट्स भी देते हैं, एंटीऑक्सीडेटिव सप्लीमेंट्स जिसको बोलते हैं। तो ओवरऑल अगर आपको अपनी आइज़ का ख्याल रखना है, आई वुड से आप अपनी बॉडी का ओवरऑल ख्याल रखिए, है ना। ऐसे कोई स्पेशल डाइट नहीं है कि मैं आज क्लिनिक में बैठ के ये डाइट चार्ट बना के देने लग जाऊँ या फिर ये सप्लीमेंट देने लग जाऊँ कि ये ले लो और इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो नहीं हो सकता। तो जिमिंग करने से, फिट रहने से भी आईज बेटर होती हैं? डेफिनेटली। आपका बेसिकली ऑकुलर सप्लाई अच्छा हो रहा है, ब्लड सप्लाई अच्छा हो रहा है आपका, है ना। ब्लड सप्लाई अच्छा होगा तो जो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आई में आनी है, जो रेटिना में आपको ब्लड के थ्रू प्रॉब्लम्स आनी है, जिनको हम इस्चेमिक या वैस्कुलर डिजीजेस बोलते हैं, उनकी टेंडेंसी कम हो जाती है। अब बहुत ज़्यादा नए ट्रेंड्स भी आ गए, लाइक आई वांट टू डू दैट कि अगर इफ आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ माय आई, प्लीज डोंट डू दैट। सी, कलर आपको अगर चेंज करना है ना कुछ टाइम के लिए, आप कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस लगा लो, दैट इज स्टिल बेटर कि आपने 1-2 घंटे लगाए फिर उतार दिए। परमानेंट कलर चेंज, आई डोंट नो कि अभी तो आज की डेट में वी एज आई डॉक्टर्स वी डू नॉट रिकमेंड इट। देयर आर आई डॉक्टर्स इन बेसिकली इन आई थिंक टर्की में है या पेरिस फ्रांस में है, वहाँ पे लोग बहुत करवा रहे हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं कि आपका जैसे ये ब्राउन कलर है आइज़ का, यू वांट टू मेक इट ग्रीन, ओके। तो आपके इस जो आपको ब्राउन कलर है दैट इज बिकॉज ऑफ आइरिस। आँख के जो पुतली है, जो कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे एक ब्राउन टिश्यू है, ओके, बट कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट। अब वो इसको ब्राउन को ग्रीन कैसे कर रहे हैं, वो इस कॉर्निया के अंदर एक पॉकेट क्रिएट कर देते हैं, देयर इज अ पॉकेट, एंड उसमें कलर फिल कर देते हैं, ओके। नाउ इससे क्या होगा, आपकी आईज तो ग्रीन हो जाएंगी एक बार को, बट द कलर वुड डेफिनेटली एब्जॉर्ब आफ्टर सम टाइम। वो धीरे धीरे जो कलर है वो फेड आउट कर जाएगा। वो फेड आउट कैसे करेगा, वो आंख के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, या तो अगर वो आंख के अंदर एब्जॉर्ब हो गया तो वो पिगमेंट्स कहाँ जाएंगे, वो आपकी आंख के अंदर होंगे, दैट वुड कॉज डैमेज। आंख में इन्फ्लेमेशन करेंगे, आंख में सूजन करेंगे, आंख का प्रेशर बढ़ाएंगे। सेकंड क्या है कि आपकी जो पुतली है वो फैलेगी नहीं फिर, क्योंकि अब तो कलर आ गया ना। नॉर्मली इफ आई वांट टू चेक योर रेटिना, मैं अगर पर्दा चेक करना चाहता हूँ तो आपकी पुतली को फैलाऊंगा मैं, ठीक है, बट आपका कॉर्निया तो आगे से पूरा का पूरा ओपेक हो गया है, कलर हो गया। अब मैं उसको पुतली को फैलाऊंगा, अभी पुतली फैल भी जाएगी, बट उसके आगे तो एक कलर्ड लेयर बन गई ना। आई कैन नेवर चेक योर रेटिना। आपकी रेटिनल एग्जामिनेशन कभी भी नहीं हो पाएगी। आपको अगर फ्यूचर में कभी रेटिना की कोई सर्जरी करानी पड़ गई, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। यहाँ तक कि आप इम्पॉसिबल आल्सो नहीं, आप देखो ना, फिर वो जो विंडो है जिसके थ्रू हमने पीछे देखना है, वो विंडो के थ्रू हम देख ही नहीं पा रहे हैं अब। आपने उसको तो कलर कर दिया पूरा का पूरा, आपने उसके आगे कलर लगा दिया, मैंने आगे पर्दा लगा दिया, बोलूँ पर्दे के पीछे देखो, कैसे देखोगे, अब नहीं देख सकते हो, है ना। तो कॉर्निया को आप निकाल तो नहीं पाओगे आंख में से, तो वो जो छोटी सी एक विंडो उसी के थ्रू देखना पड़ेगा, कोई सर्जरी करनी उसी के थ्रू करनी पड़ेगी, एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। लोग आज की डेट में भी करवा रहे हैं, बट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट दे डू नॉट रिकमेंड इट, है ना, बिकॉज इट विल हैव लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, एंड इट शुड बी अवॉइडेड। इंडिया में अभी हो रहा है? आई डोंट थिंक एनीबडी इज डूइंग राइट नाउ, बट आई थिंक इवेंचुअली अगर आता तो सब कराने तो nobody will get it done. I don't know. I would never tell any of my patients to get it done. एंड तो आपने बोला जैसे कि कलर लेंसेज बेटर होते हैं, आप कोरियन डॉल I don't say colored lenses better होते हैं. What I said is, कि वो बात को मत घुमाओ। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को अपना इतना ही है कि मेरे को आंख का कलर चेंज करना है, तो कुछ टाइम के लिए आप कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस लगा लो, अगर आपको अपनी मतलब उससे तो बेटर ही ऑप्शन। हाँ, मतलब क्योंकि बिकॉज दैट इज रिवर्सिबल ना। आपने लगाया, घंटे बाद उतार दिया, है ना। यहाँ पे आपने अगर एक बार अपना आई का कलर ब्राउन से ग्रीन करवा लिया, फिर सारी उम्र वो ग्रीन ही रहने वाला है, एंड देन और आपको कॉम्प्लिकेशंस जो हमने बात करी वो हो जाएंगी। एंड जहाँ तक कि वो डॉल लेंसेज की बात है, दे आर ऑल्सो लाइक अ कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज ओनली, बट उनका साइज़ बड़ा है। तो वो साइज़ बड़ा इसलिए है कि पीपल से कि बड़ी आंखें ज़्यादा सुंदर दिखती हैं, इसलिए है ना। तो वो टेंडेंसी है, दैट इज़ मोर इन कोरिया जापान की तरफ बहुत पॉपुलर हैं वो लेंसेज। नाउ दे हैव स्टार्टेड कमिंग इन यूएस ऑल्सो। तो उसमें यही है कि दे आर वेरी इल फिटेड कॉन्टैक्ट लेंसेज। आपकी एक आंख की पर्टिकुलर शेप है ना, उसके हिसाब से, हाँ, आपको उसके हिसाब से कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग करानी चाहिए, उसके हिसाब से ही होती है। आप किसी भी दुकान पे जाके किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट लेंस या अमेजोन से कोई भी कॉन्टैक्ट लेंस ऑर्डर कर लोगे, अपनी आंख में लगाओगे, ऑब्वियसली दैट विल बी इल फिटिंग कॉन्टैक्ट लेंस ना। वो आपको आंख में फिर एलर्जी, इरिटेशन, इन्फेक्शन सब करेगा। तो दिस डॉल लाइक कॉन्टैक्ट लेंसेज और द कोरियन कॉन्टैक्ट लेंसेज, आई थिंक दैट इज ऑल। जो लोग तो कुछ कर ही रहे हैं, अब लोग फिलर्स लगवा रहे हैं, राइनोप्लास्टीज कर रहे हैं, people are getting n number of things, you can't stop them. अब जैसे आपने बोला कि लेंसेज आर ऑल्सो नॉट राइट, तो लेंसेज अगर जैसे लगा ही रहे हैं हम तो उसके लिए फिर भी कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन, कितने टाइम तक लेंसेज? वो कॉन्टैक्ट लेंसेज के ऊपर हमेशा मेंशन्ड होता है, आप कौन सा तो 8-8 घंटे 12-12 घंटे, तो नॉर्मली वही है। अब 6 to 8 आवर्स तक नॉर्मली दैट इज अ गुड टाइम जो रिकमेंडेड है कि 6 to 8 आवर्स आप लगाइए।
उसके बाद फिर आपको वही क्लीन सोल्यूशन में उसको रखना है, अगले दिन दोबारा से उसको वॉश करके अच्छे से आँख में लगाना है। इट रिक्वायर्स अ गुड अमाउंट ऑफ केयर। तो तभी हम बोलते हैं कि अगर तो केयर कर सकते हो, है ना, देन तो आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करिए। अगर आप केयर नहीं कर सकते एंड यू फील, या फिर आपको कि क्रॉनिक यूज से ऑब्वियसली आपको एलर्जी और वो तो होगा, देयर इज अ फॉरेन बॉडी विच यू आर पुटिंग एवरी डे इन योर आई एंड यू आर फेड अप ऑफ ग्लासेस एंड आपको ग्लासेस नहीं लगाने हैं, देन सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। सर्जरी डजंट हैव एनी लाइक रेपरकशंस, या उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता सर्जरी का? सर्जरी से एक चीज़ है कि ड्राइनेस थोड़ी सी बनती है आँख में, बट इट इज़ टेम्प्रेरी, है ना। वो ऐसा नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म कोई ड्राइनेस रहती है, टेम्परेरी रहती है। 3 मंथ 6 मंथ्स के बाद यूजुअली पेशेंट्स दे स्टार्ट फीलिंग बेटर। एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी इज वन सर्जरी इन द एंटायर ह्यूमन बॉडी विच इज मोस्ट प्रिडिक्टेबल। इट इज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सेफ्टी एंड एफिकेसी। ये थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं बट ये इंपॉर्टेंट है समझने। मोस्ट प्रिडिक्टेबल का क्या मतलब है कि जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो हम रिजल्ट दे रहे हैं, हाँ, ठीक है ना। बट बाकी ह्यूमन बॉडी में ऐसा नहीं है। आपको सपोज कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी आपकी हड्डी टूट गई, तो हम इतनी प्रिडिक्टेबिलिटी से उस बोन को दोबारा से नहीं जोड़ सकते कि वो सेम वैसी अलाइन हो जाए जैसे नेचुरल थी, है ना। बट जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी, इट इज़ मोस्ट प्रिडिक्टेबल सर्जरी इन द ह्यूमन बॉडी, कि हम जितना हम चाहते हैं कि आपका नंबर बिल्कुल जीरो हो जाए तो वो जीरो ही हो जाता है। मतलब बिकॉज इट इज़ सच ए मशीन बेस्ड हाईली स्किलफुल सर्जरी। मतलब वो लेज़र उस हिसाब से है कि वो पर्टिकुलर आपका सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ही कॉर्निया को इस हिसाब से अब्लेट करता है कि आपका नंबर जीरो हो जाता है। एक और बड़ा क्वेश्चन था, विद एजिंग आपने बोला कि आइज़ में बहुत इफेक्ट्स आते हैं। अब जैसे मेरी मदर भी हैं और बहुत लोग हम देखते हैं डायबिटिक है, अब तो मतलब मदर क्या, लाइक 20 ईयर ओल्ड इज ऑल्सो डायबिटिक। तो डायबिटीज से क्या क्या आई में प्रॉब्लम्स हो सकती है? देखो, डायबिटीज से सबसे इंपॉर्टेंट है डायबिटिक रेटिनोपैथी, है ना। डायबिटिक रेटिनोपैथी का क्या मतलब है कि आपके पर्दे के अंदर डायबिटीज़ की वजह से खून की नसें बन रही हैं, पर्दे में स्वेलिंग आ रही है, पर्दे में ब्लड आ गया है, पर्दे के आगे ब्लड आ सकता है। ये बनता ही रहेगा मतलब डायबिटीज, अगर आप डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करोगे। अच्छा, अगर आप कंट्रोल कर रहे हो फिर नहीं आएगा कुछ। बट अगर एक बार डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टार्ट हो गई और आपने अपने डायबिटीज़ को सीरियसली नहीं लिया, फिर आपकी आंख के अंदर आपका पर्दा भी हिल सकता है, पर्दे में ब्लड भी आ सकता है, पर्दे में स्वेलिंग भी आ सकती है। बेसिकली मोटी बात यह है कि आपका पर्दा ख़राब हो सकता है डायबिटीज़ की वजह से। डायबिटीज़ अनकंट्रोल करोगे तो आपको जो कैटरेक्ट हम बोलते हैं, वाइट मोतियाबिंद, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। जहाँ एक नॉर्मल इंसान को 65-70 की एज में आना चाहिए, आपको हो सकता है 50 की एज में ही आ जाए। आपको काला मोतिया, जिसको ग्लूकोमा बोलते हैं, वो बनने का बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो डायबिटीज़ तो एक ऐसी बीमारी है जो बॉडी के किसी भी ऑर्गन को नहीं छोड़ती, वो तो हर एक ऑर्गन को डैमेज कर सकती है। तो डायबिटीज़ से जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है कि आपको अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है, जो कि बहुत सिंपल है। जो कि बहुत बहुत सिंपल है। मतलब आपको क्या करना है, आपको एक अच्छी डाइट खानी है ना। आपको अपनी दवाई टाइम पे लेनी, मतलब आपको दवाई टाइम पे लेनी है, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, एंड आपको कंट्रोल रखना है कि आप क्या खा रहे हैं ना। एक डायबिटिक डाइट, मेरे को हमेशा पेशेंट्स पूछते हैं, सर हम क्या खाएं। मैं पूछता हूँ क्या खाया आपने? सर कुछ नहीं, सुबह बस एक चाय लेते हैं, फिर वो चाय के साथ वो रस भी ले रहे हैं, वो तो आप समझ रहे हो, आपने करते 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 अपनी डाइट को 250-300 कैलोरी की, तो ऐसी चाय को ही आपने 250-300 कैलोरी तो बना ही दिया है ना। एक पैकेट बिस्किट साथ में ले लिया, 3 चम्मच चीनी डाल ली चाय में, फीकी चाय ले रहे हैं बट उसके साथ आप बिस्किट खा रहे हैं। द होल पर्पस इज अगेन डिफीटेड। लाइफस्टाइल है बेसिकली, डायबिटीज इज लाइक ए लाइफस्टाइल डिजीज, है ना। तो आप अपना लाइफस्टाइल को ठीक करोगे तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगी। आप क्यों अपने आप को, एंड जो सबसे मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा चीज़ हर्ट करती है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, कि उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना उतनी उनकी फैमिली को पड़ता है। देखो, जब एक डायबिटिक पेशेंट को रेटिनोपैथी होती है या कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, आई वुड से फॉर रेटिनोपैथी, बिकॉज मैं उस तरह के पेशेंट्स रोज़ देखता हूँ, उनको एक तो मंथली विजिट्स स्टार्ट हो जाते हैं। वंस यू आर अ डायबिटिक रेटिनोपैथी पेशेंट, आपके चक्कर लगते रहेंगे। अच्छा, आप जोर लगा लो, आप डॉक्टर चेंज कर लोगे बट आपके डॉक्टर के चक्कर जरूर लगते रहेंगे। डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर आपको सीवियर वाली हो गई है, पहली चीज़ आपके तो चक्कर लग ही रहे हैं, आपके साथ 2 फैमिली मेम्बर हमेशा आपके साथ आएंगे क्योंकि आपकी विजन अब कम होती जा रही है। यू नीड समबडी टू टेक केयर ऑफ यू। उनका काम इफेक्ट हो रहा है ना, बच्चों का काम इफेक्ट हो रहा है, आपकी जो सिबलिंग्स हैं अगर वो आपके साथ आ रहे हैं, या फिर आपकी वाइफ आ रही है, आपका हस्बैंड आ रहा है, आपके बच्चे कोई भी आ रहे हैं, कोई ना कोई आपका काम छोड़ के आ रहा है ना हर बार। सो यू सी कितना फाइनेंशियल बर्डन फैमिली पे आता है उस टाइम पे। एंड एक्सपेंसिव भी होता होगा, ट्रीटमेंट तो एक्सपेंसिव है ही है, और एंड आप स्टिल आपको लग रहा है कि नहीं डॉक्टर साहब हम कर लेंगे शुगर कंट्रोल। नहीं डॉक्टर साहब, हमारा तो शुगर कंट्रोल ही रहता है, और जब भी टेस्ट कराओ 300 से ऊपर। अरे सर 300 तो नॉर्मल है मेरे लिए,
कितनी होनी चाहिए नॉर्मल शुगर? सो नॉर्मली द फास्टिंग शुड बी रफली 80 to 110 है ना, एंड पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के बाद 2 hours इट शुड बी लेस देन 140 150 समथिंग लाइक दैट. बट डायबिटिक पेशेंट्स को पता नहीं अब उनको डायबिटीज़ हुआ ही इसलिए या फिर वो उनका अनकंट्रोल है ही इसलिए बिकॉज देर सो कैजुअल, दे हैव सच अ कैजुअल आउटलुक टुवर्ड्स देयर लाइफस्टाइल, है ना. एंड उस एक कैजुअल लाइफस्टाइल की वजह से और कितने लोग इफेक्ट हो रहे हैं वो उनको समझ ही नहीं आ रही है बात. मतलब आई टॉक टू दिस पेशेंट्स एवरी डे, टू देयर रिलेटिव्स एवरी डे, एंड कोई 3 दिन की छुट्टी लेके आ रहा है अपने काम से, कोई भोपाल में काम कर रहा है, वो 4 दिन लीव डाल के अपने पेरेंट्स की सर्जरी करवाने आया है बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट केयर्ड. वो पेरेंट्स डोंट बॉदर, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है. बट बच्चे जो हैं वो बेंगलोर से आ रहे हैं सर्जरी करवाने, पेरेंट्स को साथ लेके जा रहे हैं, साथ लेके आ रहे हैं. तो यही आप अपना लाइफस्टाइल अगर कंट्रोल कर लो. अब इसमें लोग ये भी बोलेंगे कि यही तो बच्चों का रोल है कि माँ बाप की सेवा करना फ़र्ज़ है. फ़र्ज़ ठीक है, एक बात है, बट जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो आप उसको करो ना. सेल्फ केयर तो आप रखो एटलीस्ट, है ना. बच्चे तो हमेशा आपके लिए हैं. नोबडी इज सेइंग कि हम अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखेंगे, बट जो चीज़ आपके हाथ में है आप उसको क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हो. तो डॉक्टर मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि मोतियाबिंद कैटरेक्ट क्या होता है और यूजुअली किस एज में होता है लोगों को? देखो जो कैटरेक्ट है ना वो बेसिकली एज रिलेटेड प्रोसेस है. आपकी मेरी आंख में जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट है, बट विद एज वो ओपेसिफाई होना शुरू हो जाता है. उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो डी नेचर हो जाते हैं, ठीक है. तो इस वजह से ओपेसिटी आ जाती है उस लेंस में, तो आंख के अंदर जो लाइट जानी चाहिए वो कम हो जाती है. तो इस वजह से जो विजन है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है. उसको हम वाइट मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतियाबिंद बोलते हैं, तो उसको कैटरेक्ट बोलते हैं. एंड यूजुअली एक पर्टिकुलर एज के बाद, आई वुड से 60-65 के बाद वो नॉर्मली मैक्सिमम पेशेंट्स को होना स्टार्ट हो जाता है. तो इसका क्या प्रोसेस होता है? सर्जरी कौन सी होती है? देखो इसके लिए हम MICS सर्जरी करते हैं, या फिर जो आज की डेट में जिसको हम बोलते हैं MICS या फिर फेको एमल्सिफिकेशन. तो उसमें हम अल्ट्रासोनिक एनर्जी यूज़ करके बेसिकली जो आपका कैटरेक्ट है उसको निकाल देते हैं आँख में से और उसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस आपकी आँख में डाल देते हैं. सो फिर आपकी विजन बिल्कुल वैसे ही क्रिस्टल क्लियर हो जाती है जैसे एक नॉर्मल इंसान की होती है. तो डायबिटीज़ जो मतलब ऑलरेडी डायबिटिक लोग होते हैं उनके लिए सेफ है कैटरेक्ट ऑपरेशन? हाँ, अगर उनका डायबिटीज़ कंट्रोल है, अगर देयर शुगर लेवल्स आर अंडर कंट्रोल, देन दे कैन गेट इट डन. और अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट क्या रहती है सर्जरी की? सर्जरी की कॉस्ट देखो डिपेंड करेगी कि आप कौन से क्लिनिकल सेटअप में सर्जरी करवा रहे हो, फर्स्ट थिंग. सेकंड, उसमें सर्जन फीस अलग है, ठीक है. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि आप कौन सा लेंस डलवा रहे हो. इंडियन लेंस डलवा रहे हो, इम्पोर्टेड डलवा रहे हो, प्रीमियम लेंसेज डलवा रहे हो. तो आप कौन सा लेंस चूज़ करते हो वो भी नॉर्मली आपको डॉक्टर आपका गाइड करेगा कि आपके लिए ये लेंस बेस्ट है. So the surgeries might range from somewhere between 30,000 and they might extend up till 90, 1 lakh. इस तरह से वो सर उस लेंसेज पे डिपेंड करता है. बट 30,000 वाला लेंस भी सेम ही है सच, हाँ, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते. या डेफिनेटली, मतलब कि वही मैं आपको कह रहा हूँ कि इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सेटअप. अगर आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराओगे तो आपको एक प्रीमियम लेंस भी हो सकता है 15-20,000 में या 10,000 में भी आपको वो मिल जाए. बट देन उसमें लॉन्ग वेटिंग आवर्स हैं, आपको मे बी डेट बहुत लंबी मिलती है. एक प्राइवेट सेटअप्स के अंदर द रेंज माइट वेरी, कॉस्ट ऑफ द सर्जरी बढ़ जाती है, उसमें सर्जन कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है. तो उस तरह से है. तो हाँ, बट ऐसा नहीं है कि वन लेंस, ऑब्वियसली द लेंसेज की क्वालिटी रहती है, उनका मटेरियल जो है ऑब्वियसली मोर इज़ द कॉस्ट. वी प्रिज्यूम कि हाँ वो लेंसेज का मटेरियल बेटर है. एंड इसी तरह से जो लेंसेज हैं वो इस पर भी डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी टाइप ऑफ विजन चाहते हो. सो अगर आप सिर्फ डिस्टेंट विजन चाहते हो उसको हम मोनोफोकल लेंसेज बोलते हैं. अगर आपको हाँ सिर्फ दूर का विजन क्लियर होगा उसमें आपका. देन देयर आर EDOF लेंसेज जिसमें इंटरमीडिएट विजन भी आपकी बेटर हो जाती है. देन देयर आर ट्राईफोकल लेंसेज जिसमें आपकी नियर विजन भी बेटर हो जाती है. बट द ट्राईफोकल लेंसेज आर द कॉस्टलीस्ट वंस, है ना. तो इस तरह से है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट, विजुअल रिक्वायरमेंट पेशेंट की कैसी है. तो ट्राईफोकल लेंसेज में अगर जो नियर का बोला तो दूर और नियर दोनों का ही मतलब एवरीथिंग, द दूर नियर मीन द डिस्टेंस विजन, द इंटरमीडिएट विजन एंड द नियर विजन, वो करेक्ट हो जाती है. तो इसका कितना रिकवरी डेज होते हैं आफ्टर? नॉर्मली आई वुड से, नॉर्मली देखो जो रिकवरी है वो नेक्स्ट डे से ही हो जाती है. आपने लेंस डलवाया, नेक्स्ट डे से आपको क्लैरिटी हो जाती है. बट बिकॉज हमने सर्जरी करी है तो आँख में कुछ स्वेलिंग तो रहती है, हल्की फुल्की आपको रेडनेस, थोड़ा बहुत ड्राइनेस, पेन ऐसे हो सकता है. एंड वो 1 वीक में ठीक हो जाता है. 1 वीक आई वुड से इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू रिकवर. एंड उसकी केयर के लिए मोतियाबिंद के लिए क्या करना चाहिए आफ्टर सर्जरी, पोस्ट सर्जरी केयर? वही है कि आपको जो हमने आई ड्रॉप्स बताई हैं वो आपको टाइम पे डालनी है. आपको अगर लग रहा है आँख से वाटरिंग या पानी हो रहा है तो फिर आपको उसको साफ़ या तो वाइप्स के साथ या फिर कॉटन बॉल्स को पानी में बॉयल करके उनके साथ साफ़ करना है. अपना हाइजीन मेंटेन करना है.
आँख के अंदर कोई गंदे हाथ नहीं लगने चाहिए, धूल मिट्टी नहीं जानी चाहिए, सर्जरी के बाद इमीडिएटली ऐसे स्विमिंग वगैरह या फिर आँख में डायरेक्टली वाटर स्प्लैश नहीं करना है, उससे थोड़ा आपका इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, वो चीज़ें आप अवॉइड करते तो सनलाइट भी अफेक्ट करती है क्या हमारी नहीं। आईज को, जो लोग बोलते हैं यूवी रेज? या पोस्ट सर्जरी सनलाइट अदरवाइज आपकी आइज़ को इफेक्ट करती है। UVA UVB जो है वो डायरेक्टली आपके आँख के अंदर, जो हम कैटरेक्ट की बात कर रहे हैं, वो बढ़ता है अगर आपको डायरेक्टली UVA UVB अच्छा। का एक्सपोजर है। इसी तरह से अगर आप एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन जो हम बात करते हैं, तो वो भी काफ़ी टाइम्स बढ़ जाता है अगर UV रेज से। आँख में और बहुत सारी कंडीशन हैं जो UV लाइट से इंड्यूस होती हैं, मतलब उनसे उनका रिस्क बढ़ जाता है बेसिकली अगर एक्सपोजर ज़्यादा है आपको UV लाइट को। तो मतलब फिर इसीलिए बेटर है ना कि हम ग्लेयर्स लगाएं। हाँ, दैट इज़ बेटर। सो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जैसे स्किन केयर है या हेयर केयर है, उस तरह से आई के लिए क्या है, आई वुड से कि सन ग्लासेस तो एक चीज़ है, आई वुड इक्वेट देम टू सन स्क्रीन्स। जैसे बॉडी के लिए अगर सन स्क्रीन है, वैसे आइज़ के लिए सन ग्लासेस हैं। तो अगर आप आउटडोर आपका, बट हम सन को एक्सपोज ही नहीं हो रहे ना, प्रॉब्लम ये है। अगर हम बहुत देर तक सन में हैं, आप आउटडोर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, देन आई वुड से कि आपको सन ग्लासेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। बट अगर लोगों का 10-10 घंटे रहे ही ऑफिस में रहे हैं, तो फिर सन ग्लासेस लगा के क्या करोगे? हाँ, अगर 15-20 मिनट बाहर है तो हाँ, मतलब स्टिल द मोर यूज इट बेटर इट इज़ फॉर यू, उसमें कोई हार्म नहीं है। एंड अभी कमिंग टू द डाइट्स एंड एवरीथिंग, जो हमने बताया आपने कि एक्सरसाइज से भी बेटर होता है, व्हाट इज क्या है 20-20 रूल, इफ यू कैन एक्सप्लेन हमारी। सी जो 20-20-20 रूल है ना, दैट इज नॉट फॉर एवरीबडी, ओके, दैट इज फॉर पीपल जिनको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है। हिंदी है ना, वो उन लोगों के लिए है जिनको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है। अच्छा। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का मतलब क्या है कि जिनके लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं कंप्यूटर के ऊपर एंड उनको आई स्ट्रेन होना शुरू हो जाता है ना, उनको आई स्ट्रेन हो रहा है, तो उसके लिए आइज़ को रिलैक्स करने के लिए हम डिजिटल आई स्ट्रेन को कम करने के लिए हम 20-20-20 रूल बोलते हैं कि आपको हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट अवे देखना है। अब 20 फीट अवे का ये मतलब नहीं होता है कि आपको 20 फीट अवे मेजर करके देखना है, बट इट जस्ट मीन्स यू हैव टू लुक इनटू इन्फिनिटी। आपको दूर देखना है ताकि आपकी आइज़ रिलैक्स हो सकें। आप लगातार यहाँ देख रहे हो, फिर 20 मिनट हो गए हैं, तो 20 सेकंड के लिए थोड़ा आइज़ को रिलैक्स करके दूर तक आपको देखना है, ताकि वो आपकी जो कन्वर्जेंस हो रखी है आइज़ की, वो रिलैक्स हो सके, फिर आपको वो स्ट्रेन है वो कम पड़े। तो जैसे बहुत सारे स्पेक्स आ गए हैं, वो जो यूवी रे नहीं, सॉरी, वो ब्लू कलर के स्पेक्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं आपको स्क्रीन की उससे। सी देखो, वो जो कंप्यूटर ग्लासेस है ना, वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, देयर इज नो एविडेंस। इवन अमेरिकन अकेडमी आल्सो सेज कि वो जो ब्लू कट कोटिंग है, दैट इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, सो वी डू नॉट रिकमेंड इट टू आवर पेशेंट्स। फर्स्ट थिंग, सिर्फ 2 या 3 तरह की कोटिंग्स हैं जो एक्चुअली यूजफुल होती हैं आई ग्लासेस के अंदर या फिर एक नॉर्मल आई वेयर के अंदर। फर्स्ट इज द यूवी कोटिंग। यूवी कोटिंग आप मेक श्योर करो कि अगर आप इस तरह के ग्लासेस भी लगवा रहे हो, इनमें आप यूवी कोटिंग लगवा सकते हो, ठीक है। सेकंड थिंग इज देयर एंटी ग्लेयर कोटिंग, है ना। अगर आपको लगता है कि आपको ग्लेयर होता है बहुत, आप नाइट ड्राइविंग में आपको प्रॉब्लम है, एंटी ग्लेयर कैन बी हेल्पफुल। अगर आप वो कोटिंग लगवाते हो तो वो एक्स्ट्रा लाइट जो आपके ग्लासेस से रिफ्लेक्ट होती है वो अवॉइड करती है, तो आपकी क्लैरिटी बढ़ जाती है जब सामने से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही होती है, ठीक है। then there is a coating which is known as the anti fog coating, है ना। कई बार आप देखोगे फॉगिंग हो जाती है ग्लासेस के ऊपर ना, अगर आप एकदम से एसी से बाहर गर्मी से एसी में आओगे तो फॉग हो जाता है, तो वो कोटिंग भी हेल्पफुल है, ठीक है। वो अगर आप कोटिंग लगवा लेते हो। सेम स्क्रैच रेजिस्टेंट कोटिंग। कितनी कोटिंग्स है? 4 कोटिंग्स। सी नाउ आपको सारी नहीं लगवानी ना, एक लगवानी होती है। व्हाटएवर यू फील इज गुड फॉर यू, है ना। आपको क्या रिक्वायरमेंट, अब आपके ग्लासेस में फॉगिंग हो ही नहीं रही, आपको उस तरह से प्रॉब्लम होती नहीं है, आप बार बार आउटडोर इंडोर या कोल्ड टू हॉट, हॉट टू कोल्ड इन्वायरमेंट में नहीं जा रहे हो, फॉगिंग नहीं हो रही है, आप क्यों लगवाओगे वो कोटिंग। बट आपको लग रहा है कि आपकी स्पेक्स की बहुत ज़्यादा मिस हैंडलिंग है, आपको बार बार स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, तो आप वो स्क्रैच रेजिस्टेंट कोटिंग एक लगवा सकते हो, है ना। यूवी कोटिंग आप डेफिनेटली लगवा लो। अब आपको नहीं हो रहा है ग्लेयर, आप यू आर कंफर्टेबल विद द एम्बियंट लाइट जो भी हो रही है ड्राइविंग के टाइम पे, तो आप नहीं लगवाओगे एंटी ग्लेयर कोटिंग। सो इट इज़ अप टू योर नीड्स कि आपको किस तरह की कोटिंग चाहिए, बट यू शुड बी अवेयर कि ये कोटिंग्स अवेलेबल होती हैं, कुछ तो इनबिल्ट ही होती हैं। मुझे ही नहीं पता था जो आपने बताया काफ़ी कोटिंग्स के बारे में। हाँ, तो देयर आर दीज कोटिंग्स एंड आई थिंक यूवी कोटिंग इज वन थिंग विच एवरीबडी शुड हैव इट। देन ये ब्लू कट कोटिंग एंड दे, तो आई डोंट नो इनका कितना रोल है, नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, इतना कोई प्रूवन नहीं है इनका रोल। यू ओनली बिलीव इन साइंस, प्रूव करो तभी आप करो लिसन। या ऑब्वियसली, मतलब नहीं तो अब जैसे कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सर फिर हार्म भी क्या है। अरे हार्म तो किसी चीज का भी नहीं है, ऐसे तो है ना, कुछ भी करते रहो, है ना।
मतलब द थिंग इज कि यू शुड नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, है ना, आपको क्यों वो करना है, मतलब इफ देयर इज अ रोल देन इट इज फाइन, इफ यू वांट टू यूज इट एज अ प्लेसिबो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, है ना. थैंक यू, बट थैंक यू डॉक्टर. थैंक यू सो मच, इट वाज एक्चुअली फन टॉकिंग. ठीक है, आप हमारे यूजर्स को बोल दीजिए कि सब्सक्राइब कर ले पंचायती को. डेफिनेटली यार, इनको सब्सक्राइब कर लो, इन्होंने यहाँ लिख के लगा रखा है कि 500 के सब्सक्राइबर्स चाहिए इनको बाय एंड ऑफ दिस ईयर. थैंक यू सो मच, थैंक यू.